सो फ्रेंड्स, आप सबके डिमांड पर मैंने चैप्टर 1 सिविक्स का सत्ता का साझेदारी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लाया हूँ, जिसको अगर आप कर लेते हो तो आपको थोड़ा इजी लगेगा ये चैप्टर। और इस चैप्टर का नोट्स ऑलरेडी अपलोड है हमारे चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट सेक्शन में भी है। सो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने के बाद कि आपको ईजी लग रहा है या नहीं, और आपको बोर्ड के एग्जाम में भी बहुत हेल्प मिलेगा। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोट्स का वीडियो जरूर देखना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली क्या है। मतलब कि जो सत्ता है उसके नियंत्रण और संतुलन का प्रणाली क्या होती है। सो इसका उत्तर होगा हमारा, इस प्रणाली के तहत सरकार का एक अंग दूसरे अंग पर नियंत्रण रखता है। कोई भी अंग असीमित शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच शक्तियों का संतुलन बना रहता है। मतलब कि यहाँ पर जो है एक सरकार जो है दूसरे सरकार पर नियंत्रण करती है, और यहाँ पर कोई भी अंग मतलब कि जैसे पुलिस वाले हैं या मंत्री हैं, वो अपने शक्तियों का असीमित उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत सारे मंत्री होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, और इसके विभिन्न मतलब कि इसके अलग अलग जो संस्था है उनके बीच शक्तियों का संतुलन बना रहता है, और कोई भी असीमित शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता है। सो यही था पहला क्वेश्चन का आंसर। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, बेल्जियम में जाति तनाव के क्या कारण थे। ब्रुसेल्स में यह अधिक तीव्र क्यों था। मतलब कि जो बेल्जियम है उसमें जाति तनाव के क्या कारण थे और ब्रुसेल्स में यह ज़्यादा तीव्र से क्यों था। सो इसका उत्तर होगा, अल्पसंख्यक फ्रांसीसी भाषी समुदाय उपेक्षाकृत समृद्ध और शक्तिशाली था, इसलिए डच भाषी समुदाय, जिसके बहुत बाद में आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ मिला, वो 1950 और 1960 के दशक के दौरान डच भाषी और फ्रेंच भाषी समुदायों के बीच नाराजगी दिखाई। ब्रुसेल्स में दो समुदायों के बीच संघर्ष अधिक गंभीर था, क्योंकि डच भाषी लोग ने देश में बहुमत का गठन किया था और राजधानी में अल्पसंख्यक थे। मतलब कि जो अल्पसंख्यक फ्रांसीसी भाषी समुदाय थे वो जो है बहुत समृद्ध और शक्तिशाली था, और डच भाषी समुदाय जो है उनको बाद में आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ मिला था, और इसलिए ये जो है 1950 और 1960 के दशक के दौरान डच भाषी लोगों से जो है नफरत करते थे, और इसलिए इन दोनों के बीच में जो संघर्ष था वो बहुत ही गंभीर था, लड़ाई वड़ाई होती रहती थी। और इसमें और एक कारण था कि जो है डच भाषी लोग हैं वो बहुमत का गठन जो किए थे वो देश में किए थे, लेकिन राजधानी में अल्पसंख्यक थे। सो यही कारण है जिसके वजह से बेल्जियम में जाति तनाव थे और ब्रुसेल्स में यह तीव्र से फैल रहा था। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, गठबंधन सरकार क्या होता है। मतलब गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। सो इसका उत्तर होगा हमारा, गठबंधन सरकार संसदीय सरकार की बैठक होती है जिसमें कई दल सहयोग करते हैं। यह आमतौर पर तब होता है जब संसद में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है और कई दल अपना बहुमत साबित करने के लिए एक साथ हो जाते हैं। मतलब कि जो गठबंधन सरकार है वो कैबिनेट की बैठक होती है जिसमें बहुत सारे दल सहयोग करते हैं, और आमतौर पर यह जब होता है जब किसी संसद को बहुमत नहीं मिलता है और वो अपने बहुमत साबित करने के लिए एक साथ मिलते हैं। सो इससे हम बोलते हैं गठबंधन सरकार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सामुदायिक सरकार क्या होता है। जो सामुदायिक सरकार होती है उसका मतलब क्या है। सो इसका उत्तर होगा हमारा, एक सामुदायिक सरकार वो है जिसमें विभिन्न सामाजिक समूह को अपने समुदायों से संबंधित मामलों पर संभालने की शक्ति दी जाती है। उससे उपेक्षा की जाती है कि वो किसी एक समुदाय को कम आके बिना आम जनता के लाभ के लिए संयुक्त रूप से काम करे। मतलब कि ये समुदाय वो सरकार होती है जिसमें विभिन्न सामाजिक समूह मतलब कि अलग अलग सामाजिक समूह को अपने समुदाय से संबंधित मामलों को संभालने के लिए एक आदमी को जो है उपेक्षित किया जाता है, मतलब चुना जाता है, ताकि वो सबको एक नज़रिया से देखे और जो गलत है उसको गलत और जो सही है उसको सही साबित करे। ये सब जो काम है सामुदायिक सरकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रुसेल्स में डच भाषी और फ्रेंच भाषी समुदायों के बीच तनाव अधिक तीव्र था, कारण दे। मतलब कि जो ब्रुसेल्स में है डच भाषी और फ्रेंच भाषी समुदाय उनके बीच जो तनाव का अधिक तीव्र था वो किस लिए था, इसका कारण क्या था, उसका कारण हमें देना है। सो इसका उत्तर होगा हमारा,
इसका उत्तर है अल्पसंख्यक फ्रांसीसी भाषी समुदाय अपेक्षाकृत समृद्ध और शक्तिशाली था। इसलिए डच भाषी समुदाय, जिसे आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ बहुत बाद में मिला, उन्होंने डच भाषी और फ्रेंच भाषी समुदायों के बीच नाराजगी दिखाई। मतलब कि जो अल्पसंख्यक फ्रांसीसी भाषी समुदाय थी वो समृद्ध और शक्तिशाली थी, और डच भाषी समुदाय जो है उनको बहुत बाद में आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ मिला। इसलिए डच भाषी और फ्रेंच भाषी समुदाय के बीच नाराजगी दिखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, लोकतंत्र और सत्ता की साझेदारी के बीच क्या संबंध था। जो लोकतंत्र है और सत्ता है उनके साझेदारी के बीच में क्या संबंध था। इसका उत्तर है लोकतंत्र का अर्थ है प्रत्येक नागरिक को अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से निर्णय लेने का अधिकार और शक्ति देना। सत्ता की साझेदारी विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच शासन में सामान्य प्रतिनिधित्व देने के लिए सत्ता का विभाजन है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का सार है, जहां प्रत्येक व्यक्ति संस्कृति और भाषा के अंतर के बावजूद राजनीतिक व्यवस्था में शामिल होने का अनुभव करता है। मतलब कि लोकतंत्र जो है वो नागरिक जो है अपने नेता को चुने हैं, उनके पास अधिकार होता है निर्णय लेने का और शक्ति देने का। लेकिन वहीं सत्ता के साझेदारी का बात आता है तो वहाँ विभिन्न सामाजिक समुदाय के बीच शासन के सामान्य प्रतिनिधित्व देने के लिए सत्ता का विभाजन होता है। सत्ता का साझेदारी जो है वो लोकतंत्र के सहारे चलती है, जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति सांस्कृतिक और भाषा के अंतर के बावजूद राजनीतिक व्यवस्था में शामिल होने का अनुभव करता है। यही उत्तर था, लोकतंत्र और सत्ता के साझेदारी के बीच क्या संबंध है इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक आरक्षित निर्वाचक क्षेत्र क्या है। जो एक आरक्षित निर्वाचक क्षेत्र होता है उसका मतलब क्या है। इसका सिंपल सा उत्तर है, एक आरक्षित निर्वाचक क्षेत्र एक निर्वाचक क्षेत्र है जो समाज के विशेष वर्ग के लिए आरक्षित है, जिसका मतलब होता है आरक्षित निर्वाचक क्षेत्र, जिसमें कोई एक ही समाज मतलब कि एक ही वर्ग के लोग रह सकते हैं। जैसे कि अगर वो सिख का वर्ग है तो उसमें बस सिख ही रहेंगे, वैसे ही आरक्षित क्षेत्र में भी होता है। इसमें एक और पॉइंट है, आरक्षित निर्वाचक क्षेत्र का महत्व क्या है। मतलब कि जो आरक्षित निर्वाचक क्षेत्र है उसका महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। इसका उत्तर होगा, इस प्रकार की व्यवस्था सरकार और प्रशासन में विभिन्न सामाजिक समूहों को स्थान देने के लिए है, अन्यथा सरकार से अलग थलग महसूस करेगा। मतलब कि जो लोग हैं वो सरकार से अलग अलग महसूस करेंगे कि ये सरकार हमारी नहीं है। इसलिए जो आरक्षित क्षेत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, सत्ता के संघीय विभाजन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। जो सत्ता में संघीय विभाजन होता है उनके सिद्धांतों को व्याख्या करना है। इसका उत्तर होगा, पहला, सत्ता के संघीय विभाजन के तहत सत्ता को सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच विभाजन किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में सत्ता 3 स्तरों की सरकारें यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा। मतलब कि ऐसे सरकार जो है 3 स्तरों की होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस प्रकार की प्रणाली को शक्ति के ऊर्ध्वाधर विभाजन के रूप में जाना जाता है। जो इस प्रकार की प्रणाली होती है उन्हें शक्ति के ऊर्ध्वाधर विभाजन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट बोल रही है, इसके तहत संविधान स्पष्ट रूप से सरकार के प्रत्येक स्तर की शक्ति निर्धारित करता है। इसमें जो है संविधान वो पूरे सरकार के शक्तियों का निर्धारण करती है कि ये सरकार जो है कितने शक्तियों का उपयोग कर सकती है, उनका लिमिट शक्ति क्या है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, 1960 में बेल्जियम में नाराजगी के मुख्य कारण क्या थे, संघर्ष कैसे सुलझाए गए। मतलब कि जो बेल्जियम में 2 समुदायों के बीच नाराजगी हुई थी उसका कारण क्या था, उसको कैसे सुलझाया गया। इसका उत्तर होगा हमारा, डच भाषी और फ्रेंच भाषी के बीच आर्थिक असमानता तनाव का मूल्य कारण थी। पहला कारण जो था वो था फ्रांसीसी भाषी समुदाय जो अल्पमत में थे और उपेक्षाकृत समृद्ध और शक्तिशाली थे, जबकि डच भाषी समुदाय जो बहुसंख्यक थे और गरीब थे। मतलब कि जो फ्रांसीसी भाषी समुदाय थी वो बहुत संख्या में थी और उनका समृद्ध और शक्तिशाली भी थी, जबकि डच भाषी समुदाय वो बहुसंख्यक थी और गरीब थी। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हमारा,
यह डच भाषी समुदाय द्वारा नाराज था जो बहुत बाद में आर्थिक विकास और शिक्षा के लाभ के लिए आया था। यह जो थी वह डच भाषी समुदायों से नाराज थे क्योंकि वो बाद में आर्थिक विकास और शिक्षा के लिए दोबारा वापस आया था। सो इसका उत्तर हो गया हमारा। अब है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, सामुदायिक सरकार क्या है? बेल्जियम के संदर्भ में सामुदायिक सरकार की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। मतलब कि जो सामुदायिक सरकार है उससे क्या मतलब है? बेल्जियम के उदाहरण से सामुदायिक सरकार के बारे में बताइए। सो इसका उत्तर होगा हमारा, उत्तर है पहला, एक सामुदायिक सरकार वह है जिसमें विभिन्न सामाजिक समूहों को अपने समुदायों से संबंधित मामलों को संभालने की शक्ति दी जाती है। उनसे उपेक्षा की जाती है कि वो किसी एक समुदाय को कम आंके बिना आम जनता के लाभ के लिए संयुक्त रूप से काम करेगी। मतलब कि एक सामुदायिक सरकार होती है जो विभिन्न सामाजिक समूहों को अपने समुदायों से संबंधित मामलों को संभालने के लिए शक्ति दी जाती है और उपेक्षा की जाती है कि वो जो है किसी को कम आंके बिना आम जनता के सपोर्ट में फैसला सुनाए। सेकेंड पॉइंट बोल सकते हैं, सामुदायिक सरकार एक भाषा समुदाय के संबंधित लोगों द्वारा चुनी जाती है। डच, फ्रेंच और जर्मन भाषी चाहे वो कहीं भी रहते हो। मतलब कि सामुदायिक सरकार जो है एक भाषा समुदायों के संबंधित लोगों द्वारा चुनी जाती है। जैसे डच भाषा और जर्मन भाषा चाहे वो कहीं पर भी रहे उनके लिए सामुदायिक सरकार ही रहेगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड जय हिंद।